हेलो। हम आ गए बुक 1 की आखिरी चैप्टर पर, वस्त्र परिसज्जा। परिसज्जा का मतलब होता है फिनिशिंग। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं इस पेंटिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, उस मूर्ति की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। फिनिशिंग होता है आखिरी आखिरी का काम। जब हमें कपड़ा किसी फैक्ट्री से मिलता है तो वो पहनने लायक नहीं होता है, उसके बाद भी उस पर कई सारी प्रक्रियाएं की जाती है जिसे हम वस्त्र परिसज्जा कहते हैं, जिसके बाद हम उन्हें पहनने के लिए या जो भी कार्य के लिए वो बना है उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। परिसज्जा एक उपचार की प्रक्रिया है जिससे कपड़े का रूप, स्पर्श और उसकी व्यवस्था बदलती है। इसके कारण ये है ताकि हम कपड़े को जिस कार्य के लिए वो बना है उसके लिए हम उसे अधिक उपयोगी बना सकें। अब हमारी किताब में हमें कपड़ों के दो प्रकार बताए गए हैं, एक ग्रे कपड़े और एक परिसज्जित कपड़े। ग्रे कपड़ों मतलब ऐसे कपड़े जिनकी अभी तक परिसज्जा नहीं हुई है। इनका रंग सच में भूरा या ग्रे नहीं होता है, पर एक शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे कपड़ों के बारे में बात करने के लिए जो अभी किसी कारखाने से या फैक्ट्री से निकले हैं। परिसज्जित कपड़ों में और अपरिसज्जित कपड़ों में या ग्रे कपड़ों में कुछ फर्क होते हैं जिनको आप एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं। पहला है कि उनका रूप अलग होता है। अपरिसज्जित कपड़ा दिखने में इतना अच्छा नहीं होता है, बोरिंग होता है, उतना आकर्षक नहीं होता है। परिसज्जित कपड़े दिखने में अच्छे होते हैं, उनका रंग अच्छा होता है, निखरा हुआ होता है, चमकीला होता है। दूसरा है सिरवटें। अपरिसज्जित कपड़ों में या ग्रे कपड़ों में ज्यादा सिरवटें आती है, पर परिसज्जित कपड़ों में कम सिरवटें आती है। तीसरा है उनकी रकम। अपरिसज्जित कपड़े या ग्रे कपड़े सस्ते होते हैं, तुलना में सस्ते होते हैं, पर परिसज्जित कपड़े इन ग्रे कपड़ों की तुलना में ज्यादा महंगे होते हैं। आखिरी है कि अपरिसज्जित कपड़े और ग्रे कपड़े इतने आकर्षक नहीं होते। अक्सर हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं हम कभी अपरिसज्जित कपड़े खरीदने नहीं जाते। जो ग्राहक है वो परिसज्जित कपड़ों से आकर्षित होता है, उन्हें खरीदने जाता है। अब आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं, ये परिसज्जा का वर्गीकरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कपड़ों की परिसज्जा की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक, हम उन्हें उनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, हम उनके निष्पादन के आधार पर उनको वर्गीकरण कर सकते हैं। और तीसरा, हम उन्हें रासायनिक या औद्योगिक परिसज्जा के प्रकार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कपड़ों की परिसज्जा 2 प्रकार से हो सकती है। पहला है आधारभूत परिसज्जा और दूसरा है कार्यात्मक परिसज्जा। आधारभूत परिसज्जा बहुत सामान्य है, हर कपड़ा आधारभूत परिसज्जा से गुजरता है, जिसमें हम उसका रंग रूप बदलते हैं ताकि हम उन्हें पहनने के लिए या चादर बनाने के लिए किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। कार्यात्मक परिसज्जा थोड़ा खास होता है, जो किसी खास कार्य के लिए बना है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि हमारा रेनकोट होता है, वो भी बनता कपड़े से है, पर हम उसे पहले पानी रोधी बनाते हैं ताकि हम उसे बारिश में पहन सके। जो लोग आग के पास काम करते हैं उन लोगों के लिए ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो आग रोधी हो। जो लोग पुलिस में काम करते हैं या आर्मी में काम करते हैं उनके लिए हम कभी कभी खास मौकों के लिए ऐसे कपड़े बना सकते हैं जो बुलेट रोधी हो। ऐसे ही जब हम किसी खास कार्य के लिए एक कपड़े को तैयार करते हैं तो उसे कार्यात्मक परिसज्जा कहते हैं। अभी अगला जो वर्गीकरण है वो कार्य निष्पेदन के आधार पर है। मतलब परिसज्जा करने का हमारा जो भी कारण है, जिस कार्य के लिए हम उसकी परिसज्जा कर रहे हैं, वो कार्य कितने समय तक रहता है, कितने समय तक वो परिसज्जा का असर रहता है। पहला है अस्थायी परिसज्जा। मतलब ऐसा कि जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मांड लगाने की प्रक्रिया, कि हम कभी कभी अपने सूती के कपड़ों को कड़क करने के लिए उसे मांड में भिगोते हैं। ये 1 या 2 बार पहनने तक रहेगा, पर उसके बाद हमें फिर से मांड लगाना पड़ेगा। वैसे ही श्वेत एजेंट का इस्तेमाल करना, नील का इस्तेमाल करना, ये सब अस्थायी परिसज्जा है। अगला है अर्ध टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ में कुछ समय तक 1-2 बार धोने तक वो परिसज्जा का असर रहता है, फिर निकल जाता है। तीसरा है टिकाऊ। टिकाऊ परिसज्जा में कई बार धोने तक उसका असर नहीं निकलता है। जैसे कि हमने देखा होगा, हमारे कुछ कपड़े होते हैं जो 1 साल के बाद धोते उनका रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। ये टिकाऊ है लेकिन लंबे समय तक चलता है, पर कोई समय आने पर उसका जो असर है वो निकल जाता है। आखिरी है स्थायी परिसज्जा। स्थायी परिसज्जा हमेशा उस कपड़े के जीवन काल तक रहती है।
जो जैसे कि अगर हम किसी कपड़े को पानी रोधी या अग्नि रोधी बनाते हैं तो वो हमेशा उसके जीवन काल तक रहती है। हो सकता है जैसे कि हमारा रेनकोट है, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन वो हमेशा पानी रोधी रहता है। अभी तीसरे वर्गीकरण में हमारे पास दो प्रकार है, रासायनिक और औद्योगिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा को नम परिसज्जा भी कहते हैं। इसमें कपड़े का रूप और उसका आधार दोनों बदलता है। जैसे कि कपड़े को अग्निरोधी बनाना, चिकनाई से मुक्त बनाना, ये सारे रासायनिक परिसज्जा के उदाहरण है। इसमें कपड़े को किसी केमिकल के आधार से, किसी रसायन के आधार से उसकी परिसज्जा की जाती है। ये जो परिसज्जा है ये अक्सर टिकाऊ और स्थायी परिसज्जा होती है, लंबे समय तक रहती है। औद्योगिक परिसज्जा को शुष्क परिसज्जा भी कहा जाता है। इसमें नमी, दबाव, ब्रशिंग, कैलेंडरिंग, बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके कपड़ों की परिसज्जा होती है, कपड़ों की फिनिशिंग होती है। इस परिसज्जा का भी असर अर्ध टिकाऊ होता है, लेकिन उतने लंबे समय तक नहीं रहता है। अब इस चैप्टर में हमें 8 अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है जो अक्सर कपड़ों की परिसज्जा के लिए इस्तेमाल होती है। इन 8 में से 4 आधारभूत परिसज्जा के प्रकार है और 4 विशेष परिसज्जा के प्रकार है। हम इन सबको 8 को बारी बारी करके शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप इनकी एक लिस्ट बना के रखें ताकि आपको याद रहे कि इनके नाम क्या है और इनके कार्य क्या है। आधारभूत परिसज्जा की पहली प्रक्रिया है मंजाई या सफाई। जब कपड़ा कारखाने में बनता है तो उसकी जो सूत है वो बनाते वक्त कई चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि तेल, मोम, मांड, इन सब के दाग कपड़ों पर लग जाते हैं। हम अगर इस कपड़े के ऊपर रंगने की या उस पर डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए हमें इन कपड़ों के सारे जो दाग है वो निकालने होते हैं, उन्हें स्वच्छ करना होता है ताकि हम उन्हें आगे की प्रक्रियाओं के लिए लेके जा सके। ये जो प्रक्रिया है जो सफाई की होती है उसे हम मंजाई कहते हैं। मंजाई में इस कपड़े को गुनगुने पानी में साबुन के साथ भिगोया जाता है ताकि उस पे के सारे दाग निकल जाए और इससे कपड़ा अधिक अवशोषक भी बनता है, यानी कि वो पानी को या किसी भी चीज को आसानी से घोल पाता है। अक्सर ये प्रक्रिया औद्योगिक तौर पर होती है, यानी कि फैक्ट्री में या किसी कारखाने में होती है। मंजाई करने के बाद कपड़ा चिकना और साफ हो जाता है। दूसरा है ब्लीचिंग, जिसे हिंदी में विरंजन कहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे एक बार अपने बाल पर्पल कलर करने का मन कर रहा था। मैं बाहर से पैकेट भी लेकर आ गई थी और मैंने वो कलर अपने बालों पे लगा भी दिया था, पर क्योंकि मेरे बाल पहले से काले हैं तो उसके ऊपर पर्पल कलर करने के बाद भी वो कलर इतना अच्छे से दिख रहा नहीं था। और फिर मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि मुझे अपने बाल पहले ब्लीच करने चाहिए थे। ब्लीच करने से मेरे बालों का काला रंग निकल के सफेद हो जाता और फिर मैं उस पर कोई कलर लगाती तो कलर दिख कर आता। यही चीज कपड़ों के साथ भी होती है। जब हमारे कपड़े कारखाने से बनकर आते हैं तो उनका रंग कभी कभी हल्का सा पीला होता है या भूरा होता है। अगर हम इसी के ऊपर उन्हें अपने मनपसंद रंग में, गुलाबी रंग, हरा रंग, नीला रंग, किसी भी रंग में कलर करने की कोशिश करेंगे तो वो रंग उन पर नहीं दिखेगा। इसलिए कपड़ों को रसायनों की मदद से ब्लीच किया जाता है ताकि वो उसका पीला या भूरा रंग निकल जाए, वो सफेद हो जाए और फिर हम उसे अपने मनपसंद रंग में रंग सकें। तीसरी प्रक्रिया है मांड लगाना या फिर संध्रुडन, यानी कि कपड़ों को कड़क करने की प्रक्रिया। मांड लगाने के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था। इससे कपड़े ज्यादा चमकदार होते हैं, ज्यादा कड़क होते हैं, अच्छे लगते हैं, लहरदार होते हैं। अक्सर जो ढीले बुने हुए कपड़े रहते हैं उनमें भारी मात्रा की मांड लगाई जाती है जिससे वो कड़क हो जाए। पर अगर ये प्रक्रिया अच्छे से ना की हो गई हो या उनमें सिर्फ एक ही बार मांड लगाई हो तो एक ही धुलाई में वो वापस ढीले हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी मांड लगाए हुए कपड़ों की जांच अच्छे से करनी चाहिए इससे पहले कि हम उन्हें खरीदें। चौथी प्रक्रिया है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग यानी औद्योगिक इस्त्री। हमें घर पे कपड़े इस्त्री करने के बारे में तो पता है। जब हमारे कपड़ों में सिरवटें पड़ जाती है तो हम उन्हें इस्त्री करके कड़क और चमकदार बना देते हैं, उन्हें पहनने में भी अच्छा लगता है। यही चीज जब किसी बड़े बड़े कारखानों में रोलर्स पर होती है तब हम उसे कैलेंडरिंग यानी कि औद्योगिक इस्त्री कहते हैं। इससे कपड़े चमकदार हो जाते, बड़े बड़े रोलर पे हमारे कपड़ों को इस्त्री किया जाता है। ये 4 थे आधारभूत परिसज्जा, मंजाई या फिर सफाई, ब्लीचिंग या फिर विरंजन, मांड लगाना और कैलेंडरिंग या फिर औद्योगिक इस्त्री। पहला है सिकुड़न पूर्व परिसज्जा। सिकुड़न यानी हम बोलते हैं ना कपड़े सिकुड़ जाते, छोटे हो जाते।
अक्सर हमने देखा होगा कि हम जो बाहर से सूती के कपड़े लाते हैं, हम घर आके उन्हें पहले एक बार भिगो देते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके बाद उसका आकार बदल जाएगा। या सूती के कपड़े खरीदते वक्त हम सोचते हैं कि थोड़ा सा बड़ा खरीदते, क्योंकि वो एक बार धोने के बाद वो हल्का सा सिकुड़ जाएगा। जो अच्छे किस्म के कपड़े होते हैं, चाहे वो सूती के हो, ऊन के हो, ऐसे तंतु जिनमें सिकुड़ना आम है, वो पहले से ही पूर्व सिकुड़न परिसज्जा से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया को सैंडफोराइजेशन कहते हैं, जिससे कपड़े बाद में सिकुड़ते नहीं हैं। दूसरी प्रक्रिया है मर्सरीकरण। ये अक्सर कपास के साथ की जाती है। कपास एक ऐसा कपड़ा है जिसमें सिलवटें जल्दी पड़ जाती है और वो चमक रही, जिसमें जल्दी चमक नहीं आती है, इसलिए हमें उसे ज्यादा मजबूत और चमकदार बनाने के लिए मर्सीकरण करना होता है। मर्सीकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, जिससे कपड़ा ज्यादा मजबूत बन जाता है। जो हमारे कपड़ों के धागे होते हैं, जो सूत के होते हैं, वो भी अक्सर मर्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर बनते हैं। तीसरी प्रक्रिया है पार्चमेंटीकरण। आपने कभी ऑर्गेंडी नमक के कपड़ों के बारे में सुना है? वो कुछ ऐसा दिखता है। आपने कभी किसी की साड़ी में इस तरह का कपड़ा देखा होगा। ये पारदर्शी होता है, हम इसमें से देख सकते हैं। कड़क होता है और ऐसे लगता है जैसे उसमें बहुत सारी मांड लगाई है, लेकिन ये कपड़ा मांड लगाने के कारण ऐसा नहीं होता है, पार्चमेंटीकरण के कारण ऐसा होता है। पार्चमेंटीकरण में मांड का नहीं बल्कि किसी नाजुक अम्ल का, यानी कि किसी एसिड का इस्तेमाल होता है, जिससे वो कपड़ा ऐसा हो जाता है। इन कपड़ों में वापस मांड लगाने की प्रक्रिया इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथी प्रक्रिया है धोए और पहने। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो धोए और पहने परिसज्जा से गुजर कर आते हैं। इस परिसज्जा में ऐसा होता है कि जो कपड़े हैं उन्हें बार बार इस्त्री करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई यूनिफॉर्म है जो हम रोज पहनते हैं, या कोई कुर्ती है जो हम अक्सर पहना करते हैं, और अगर वो वॉश एंड वेयर परिसज्जा से होकर आई है, तो हमें उसे बार बार इस्त्री नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सूती के भी क्यों ना बने हो, जिसमें अक्सर ज्यादा सिलवटें आ जाती है, इस परिसज्जा के बाद अगर हम उसे धो के ठीक से सीधा करके सुखाए तो उनमें सिलवटें नहीं आएगी, और फिर हमें उन्हें बार बार इस्त्री नहीं करना पड़ेगा, या कम इस्त्री में भी काम चल जाएगा। इसलिए लोग अक्सर अपने यूनिफॉर्म को धोने के बाद उसे कड़क करके सीधा हैंगर पे सुखा देते, ताकि हमें उसे बाद में इस्त्री ना करना पड़े, क्योंकि वो वैसा ही रहेगा। विशेष परिसज्जा में हमने 4 प्रक्रियाएं सीखी: सिकुड़न पूर्व, मर्सीकरण, पार्चमेंटीकरण और धोए और पहने। ये चारों शब्द आपके लिए, खास करके ये पहले 3 शब्द हो सकता है आपके लिए नए हो, तो आप उन्हें एक बार लिखकर याद करें। एक और 5वीं तकनीक भी है, जो कि है रंगाई और छपाई। इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करी, क्योंकि मैं आपको इनके लिए वीडियोस दूंगी। पहले हम बात करते हैं रंगाई की और कितने प्रकार के रंग होते हैं। अभी जो कपड़ों का रंग होता है उसे रंजक कहते हैं। रंजक यानी कि डाई। ये 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक या कृत्रिम। प्राकृतिक है जब पहले भी इस्तेमाल किया करते थे, जब हमारे पास इतने सारे रसायन और औद्योगिक उपकरण नहीं थे, जैसे कि वनस्पति, खनिज, पौधे, इन सब से मिलने वाले रंग प्राकृतिक रंजक होते हैं। जैसे कि पर्पल रंग जो होता है वो हमें पशुओं से मिलता है। खाकी का जो रंग होता है वो हमें खनिज से मिलता है। पौधों से मिलने वाले कुछ रंग होते हैं, जैसे कि हल्दी, मंजिष्ठा, नीला, ये सारे। हालांकि जो प्राकृतिक रंजक होते हैं वो इतने मजबूत या इतने टिकाऊ नहीं होते, वो जल्दी निकल जाते हैं, और हो सकता है कभी कभी उनको इस्तेमाल करना थोड़ा महंगा पड़े। कृत्रिम रंजक में अलग अलग रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिनसे अलग अलग रंग बनते हैं। इसकी भी कई विशेषताएं हैं, कुछ खास प्रकार आपको आपकी किताब में दिए, छोटा सा पैराग्राफ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब इस चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, जिसमें हमें अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया कि बांधने के कपड़े कैसे बनते हैं, छापे के कपड़े कैसे बनते हैं, रंजक इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं, छपाई करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। पर मेरे को इनके लिए बहुत सारे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर पहले से ही मिल गए जो हिंदी में है, तो मैंने उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक के नाम के साथ अच्छे से लिंक किया है, आप उन्हें पढ़िए। इसके अलावा हमने अभी ये जो 8 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा, उसके लिए मेरे को कोई वीडियो हिंदी में नहीं मिला, किंतु मैंने फिर भी इंग्लिश वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करे हैं। आप उन्हें एक बार देखिए, ताकि आप उन्हें देख सके कि वो जब असल में होते हैं तो कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको बुक 2 की वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।